हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक हमारा वायु। यह एक कंप्लीट टॉपिक है, इसलिए मैंने लास्ट का ही टॉपिक है लेकिन मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि कंप्लीट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हम इसके गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत क्या है, हरितगृह प्रभाव क्या है, एसिड रेन क्या होती है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इन सब का हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है और साथ ही इनसे क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वायु के गुण की, तो वायु का क्या गुण होता है? वायु दबाव डालती है, ठीक है। और बाकी जो गुण हैं बच्चों वाले वो तो आप जानते ही हो वायु के क्या गुण हैं। लेकिन हम बात करेंगे संगठन की। संगठन इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं अभी बता दूं कि हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन का आंसर है, ऐसा समझ के पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जितना भी है ना, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसी पेज की, तो वायु का जो संगठन होता है उसमें गैस में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन और जेनॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें वायु के संगठन की, तो क्वेश्चन ये बनता है कि वायु का संगठन किन से मिलकर बना। तो वायु का संगठन 3 पदार्थों से होता है, गैस, जलवाष्प और एरोसोल, ठीक है। ये 3 पदार्थ होते हैं। तो सम पॉइंट पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एरोसोल न देकर आर्द्रता ग्राही नाभिक दे देता है या फिर धूल के कण दे देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि गैस, वायु जो बनी होती है तो वायु गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प है उसमें और उसमें है धूल के कण, खनिज के कण, मतलब कण हैं, ठीक। एक वर्ड याद रखो, कण। और इन्हीं कणों को कहते हैं एरोसोल, ठीक, या आर्द्रता ग्राही नाभिक। अगर ये नहीं रहेंगे ना तो जो वाष्पन होता है, जलवाष्प जो बनता है, वह जलवाष्प इन्हीं से जाके जुड़ता है और बादलों का निर्माण होता है। अगर यह नहीं होंगे तो बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ठीक है, और हमारे लिए खतरनाक भी होते हैं। डिपेंड करता है कि इनका प्रतिशत कितना है, ठीक है। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं और इनका प्रतिशत कितना है। क्योंकि अगर इनकी मात्रा कम है और काफी ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन अगर ये नीचे आ रहे हैं, नीचे मतलब जो हमारा 7 से 8 किलोमीटर का रेंज है वायुमंडल का, अगर वहां पर आ गए तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक। अब हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना की, तो इसको बांटा गया है 5 परतों में, ठीक। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसके नाम से भी पता चल रहा है। ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे निचली परत है। यहाँ पर टेम्परेचर का क्षोभ हो रहा है, मतलब कि क्या, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, ऐसे ही नाम भी इसका, क्षोभ, मतलब कि कमी आ रही है। यहाँ पर जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना तो हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता रहेगा। दूसरा है समताप मंडल। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर सम है, पूरा सम टेम्परेचर ना बढ़ता है ना ही घटता है। तीसरा है मध्य मंडल। यहाँ पर आप आगे बढ़े तो फिर से टेम्परेचर कम होता है, ठीक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के आधार पर इनको बांटा गया है 5 मंडलों में और यहाँ पर अलग अलग काम भी होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे निचला जो स्तर है वो है क्षोभ मंडल। इस पेज को चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यह सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल और यह हमारा 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो ध्रुव हैं, ठीक है, जो ध्रुव हैं वहां पर 8 किलोमीटर और जो ये हमारा भूमध्य रेखा है वहां 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। जो द्रव्यमान है ना, वह 80% द्रव्यमान क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और इस 80% द्रव्यमान में अगर हम बात करें तो 50% द्रव्यमान तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहीं पर सभी तत्व हैं, सभी गैसें यहीं पर हैं, बादल भी यहीं बनते हैं, तो द्रव्यमान यहाँ बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो सबसे ज्यादा अगर भारी कहें कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस मंडल का है तो वह है क्षोभ मंडल। 80% द्रव्यमान इसी का होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं और कण सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, जलवाष्प भी यहीं पर पाई जाती है और इन्हीं जलवाष्पों से मिलकर बादलों का निर्माण होता है, ठीक है।
और जहां पर ये सीमा खत्म होती है, ट्रोपोस्फेयर की सीमा जहां खत्म होती है क्षोभ मंडल की, उस स्तर को कहते हैं ट्रोपोपाज। ठीक है, ट्रोपोपाज, वो जहाँ सीमा है इसकी वो ट्रोपोपाज कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। उसके बाद दूसरा मंडल है समताप मंडल। अब बात करें ओजोन मंडल की, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। यह पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन बनता है दो तरह से इसमें कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन बनता है किन दो वायुमंडलों के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वह होगा समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है। यह ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि यह ऊपर से आने वाली पराबैंगनी जो यूवी रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने का काम करती है। तो उनके लिए, हमारे लिए एक कवर का काम करती है, हमारी पृथ्वी के लिए हमें बचाने का काम करती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे अंदर आके अगर स्किन से आ जाती हैं, टच होती हैं, तो सन बर्न क्रिएट कर सकती हैं। अगर पौधों में पहुंच जाती हैं तो पौधों की पत्तियों को जला सकती हैं। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर समताप मंडल की, तो यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेट रहता है, मतलब ना बढ़ता है ना घटता है। और इसकी ऊंचाई होती है यहाँ 50 किलोमीटर तक। ठीक है, एक अगर 8 और 18 का औसत ले तो 12 के करीब आता है। तो 12 किलोमीटर से लेकर, यहाँ पर समझो 12 किलोमीटर और यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो ये जो 50 किलोमीटर का जगह है ना, जहाँ पर ये खत्म होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज। ठीक, जितने भी वायुयान चलते हैं वह यहीं पर चलते हैं। अच्छा, वायुयान क्या होते हैं ना, कि जो बादलों से ऊपर जाके चलते हैं, बादलों से टकराने के डर से कि टकराएंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो बादलों से टकराने के डर से ये बादलों के ऊपर चले जाते हैं। बादलों के ऊपर क्या है, ना तो धूल है, ना कोई कण है, ना ही जलवाष्प है, एक खाली जगह मिल जाती है इनको। सॉरी। तो ये वायुयान क्या होते हैं, समताप मंडल में जाकर और आराम से वहां ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो 50 किलोमीटर के रेंज में ये होते हैं। अच्छा, समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल पता है सबसे ठंडा जगह है। पूरी पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो सबसे ठंडा स्थान अगर पूछा जाए तो वह है मध्य मंडल। सबसे ठंडा, हमारे ध्रुवों से भी ठंडा। यहाँ पर कूलेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ इसे कहा जाता है और इसका टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस होता है। -85 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम। ठीक है, यहाँ पर लगातार टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है और यही वजह है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, घर्षण होता है, और जैसे ही उल्का पिंड जो आते हैं, एस्ट्रॉयड जो ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर आके वे इसी के निचले स्तर पे आके वे जल जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब वायुयान किस पर चलते हैं, याद करने का अच्छा तरीका है ना कि जहां पर उल्का पिंड आ रहे हैं वहां तो जाएंगे नहीं। अगर वहां पर जाएंगे तो उल्का पिंड से जल जाएंगे। तो उल्का पिंड कहाँ आ रहे हैं, मध्य मंडल में। ठीक है, बीच वाले में आ रहे हैं उल्का पिंड। तो वायुयान ऊपर नहीं जाते। नीचे बादल है तो वायुयान इसमें भी नहीं रह सकते। तो इन दोनों के बीच में है समताप मंडल, ना ठंडी है ना गर्मी है, इसीलिए वायुयान कहाँ चलते हैं, समताप मंडल में। और मध्य मंडल बहुत मोटा नहीं है, पतला सा है, सिर्फ 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में है, सिर्फ 30 किलोमीटर मोटा है, या ज्यादा मोटा नहीं है। ठीक है, और यह सबसे इसमें मतलब जितने भी है ना उसमें सबसे पतला स्तर मध्य मंडल का ही है। यहाँ पर आके उल्का पिंड जल जाते हैं और 80 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है, और जहाँ ये खत्म होता है उस स्तर को कहते हैं मीजोपाज। इसकी सीमा को कहते हैं मीजोपाज। उसके बाद इसके ऊपर है तापमंडल। तापमंडल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। जो 580 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर तक के बीच की जो ऊंचाई है ना, यहाँ पर टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखो, एक मध्य मंडल ही है जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सबसे कम होगा, और दूसरा क्षोभ मंडल है जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे हम जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा और अपने सबसे कूलेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, सबसे ज्यादा ठंडे पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक तो यहाँ पर जब यहाँ से ऊपर जाता है
तो आयनोस्फीयर होता है, यहाँ पर सबका आयनीकरण हो जाता है, मतलब जितनी भी गैसें होती है ना वो उनका आयनन हो जाता है, इसीलिए इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। और गैसों का आयनन होता है तो यहाँ पर रेडियो तरंगे यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे यहीं पर जाके यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक, आयोनाइजेशन होता है ना, तो हर चीज आयन के फॉर्म में रहती है, तो जैसे ही रेडियो तरंगे यहाँ पर जाती है यहाँ से होके परावर्तित हो जाती है, इससे ऊपर भी नहीं जा सकती। और यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है तो जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो दूर संचार सैटेलाइट जो हैं, वे संचार सैटेलाइट भी यहीं पर आकर घूमते हैं। ठीक है, इसी तापमंडल में ही आयनोस्फीयर के पास ये रहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संचार ग्रहों का प्रक्षेपण किसके द्वारा होता है, GSLV और PSLV, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था, तो आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तापमंडल, इसके बाद लास्ट है 700 किलोमीटर तक होता है तापमंडल, और इसका जो अंतिम सिरा है, मतलब सीमा है, उसे कहते हैं थर्मोपॉज। और थर्मोपॉज के बाद होता है वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। टेम्परेचर यहाँ लगातार इंक्रीज होता है और यहाँ सिर्फ 2 ही गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक होती है, और इसके आगे यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष के साथ जुड़ जाता है। या तो हमारा वायुमंडल है और वायुमंडल के ऊपर क्या है, अंतरिक्ष है, तो यह वायुमंडल अंतरिक्ष के साथ मिल जाता है लास्ट में। तो ठीक है, याद हो गया है सब कुछ। अच्छा, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस 2 पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे। अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं होती हैं। अरोरा बोरेलिस होता है उत्तरी ध्रुव पर और अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है दक्षिणी ध्रुव पर। वहाँ की रातें कुछ ऐसी दिखती हैं इन्हीं की वजह से। ठीक है, ये जो हो रहा है ना, मतलब एक टेम्परेचर की वजह से यहाँ की रातें हमें अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस इसका नाम देते हैं। ये चमकदार रातें होती हैं, बहुत ही खूबसूरत रातें वहाँ की दिखाई देती हैं। हम लोग के यहाँ रात अंधेरी होती है ना, या फिर अगर चांदनी हो गई तो थोड़ा उजाला हो गया, लेकिन यहाँ पर इसी तापमान की वजह से ये इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। जब हम बात करते हैं एयर की तो उसमें पॉल्यूशन ही सबसे मुख्य पॉइंट होता है, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछते हैं सबसे ज्यादा। तो एयर में 2 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, ये डिपेंड करते हैं इनके पॉल्यूटेंट पर, मतलब प्रदूषक कौन है। तो प्रदूषक 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वायुमंडल में, और सेकेंडरी वे होते हैं जो प्राइमरी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक तो प्राइमरी है जो शुरू में ही खतरनाक है, और दूसरा वह जो प्राइमरी है जो खतरनाक है वो किसी के साथ मिल गया और उसने उससे भी बदतर हालत दे दी, वह कहलाता है सेकेंडरी। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट में प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड है, जितने ऑक्साइड है सब के सब खतरनाक होते हैं। ठीक, यह प्रदूषक सीधे वायुमंडल में आपको मिल जाएंगे, और यही प्रदूषक जब मिल जाते हैं एटमॉस्फेरिक कंपाउंड से, जैसे कि हमारी ओजोन है, ओजोन का लेयर है ना हमारे यहाँ ऊपर जो समताप मंडल में, तो जब उसके नीचे जब ओजोन आती है, देखो ओजोन अच्छी भी है, ओजोन बुरी भी है, बहुत अच्छी है और बहुत बुरी भी है। ठीक, जब यही ओजोन का निर्माण हो जाए समताप मंडल में तो यह हमारे लिए गुड ओजोन है। जब इसी ओजोन का निर्माण अगर ट्रोपोस्फीयर में हो जाए तो यह हमारे लिए बैड ओजोन है। ठीक, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ओजोन का निर्माण करता है। अब यह तो पाया जाता है क्षोभ मंडल में। मैंने कहा कि ना कि सभी गैसें कहाँ पाई जा रही हैं, सभी गैसें यहाँ पर क्षोभ मंडल में पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर और धूल के कण भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं, सभी एरोसोल यहीं पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बना लेता है, ओजोन का निर्माण करता है। तो यह वाली जो ओजोन होती है जो निचले परत में पाई जाए वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक, उसके बाद यह निर्माण करता है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का, जो दूसरी सबसे खतरनाक चीज है जो हमारे फेफड़े पर असर करती है और पौधों के
मीजोफिल पर असर करती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बाद, इसीलिए इस चैप्टर को मैं लेके आई कि अभी तत्काल आपने उन चीज़ों को पढ़ा है तो आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब सल्फर डाइऑक्साइड किससे निकलता है। जितनी भी चिमनियाँ होती हैं ना, जो उद्योग धंधे लगे हैं, तो वहाँ पर चिमनियों में जो काम होता है, तो जो मतलब उद्योगों में जो काम होता है, वहाँ पर जो चिमनी निकलती है धुएं निकलने के लिए, जो चिमनी बनी हुई है, इन चिमनी से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ईंट भट्ठों वाली जो चिमनी देखी है ना, उनसे भी, तो उनसे तो थोड़ा कम ही है, क्योंकि उससे भी ज्यादा औद्योगिक जो इकाइयां हैं ना, वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो इनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड पूरे चारों तरफ फैलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो 90% कार्बन मोनोऑक्साइड ना ऐसे प्राकृतिक रूप में निकलता है। प्राकृतिक की बात करें अगर, तो इसका मतलब है कि यह जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना हमारे, वहां से 90% कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लेकिन 10% गाड़ियों के धुओं से निकलता है, औद्योगिक इकाइयों से निकलता है। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं और नेचुरल गैसेज जैसे हो गई, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इन सब से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, तो पता चल गया। एक क्वेश्चन बनता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयों से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरल रिसोर्सेज से तो निकलता है, लेकिन जो 10% गाड़ियों की वजह से निकलता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह बनाता है धुंध यानी स्मॉग। और स्मॉग किससे बनता है? स्मोक और फॉग को मिलाने से बनता है स्मॉग। तो जैसे शहरों में देखते होगे, अगर आप शहर के हो तो थोड़ी दूर पर देखते होगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वो धुंध छाई रहती है। तो वह धुंध कैसे बनती है? इसी धुएं से। जो गाड़ियां चल रही हैं तो लगातार धुएं निकल रहे हैं ना ऑटोमोबाइल्स की वजह से, और ये धुएं, ठीक है, और जो जलवाष्प का कोहरा है, वह कोहरा, ये दोनों मिला के बना देते हैं धुंध। और इसीलिए शहरों में जाड़े के दिनों में तो छोड़ो, गर्मी के दिनों में भी वहां दूर तक आप साफ नहीं देख सकते हो, इतना प्रदूषण होता है। और बात करें अगर हम दिल्ली की, तो पूरे विश्व में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित शहर कोई नहीं है। ठीक है, 2021 में जो मार्च में देखा गया प्रदूषित शहरों का लिस्ट, तो 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर हमारे भारत के हैं। ठीक, इन 22 में टॉप 8 हमारे भारत के हैं। 9वें नंबर पे चाइना का है। ठीक, लेकिन 8 हमारे भारत के शहर हैं, जिसमें सबसे पहले है दिल्ली, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे वहीं पे है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, तो इस तरह से ये शहर हैं जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में आ जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यही ऑटोमोबाइल्स के चलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है। और देखो, नेचुरल गैस से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो गाड़ियों में जो गैसें होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल गैसें, तो यहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो और इस तरह से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है यही। और दिल्ली के जो औद्योगिक इकाइयां वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे औद्योगिक इकाइयां काफी ज्यादा हैं। तो अगर हम बात करें तो वहाँ के वायु में सबसे ज्यादा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, और ये बहुत खतरनाक होता है। ये चीजें याद कर लेना, मैंने कहा ना कि एक एक पॉइंट को याद रखना। अब हम बात करें अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नहीं सल्फर ऑक्साइड की, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत जगह लिख दिया इसको। सल्फर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो देखो इसका असर कहाँ होता है? ताजमहल पहला असर, यह जो भी कागज, इमारतें, पत्थर, इन सब पे असर डालता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उन सबको यह उस पर एक है कि बदरंग कर देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें पेड़ पौधों पर, तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही असर डालता है। और उनकी पत्तियों की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, या ये कहें कि जो लिक्विड फॉर्म इसके अंदर जो भी है, मतलब इसका जो क्या बोले उसको, जीव द्रव्य,
ऐसे समझो जीव द्रव्य जो है इसके अंदर का, उस जीव द्रव्य को यह जहरीला बना देता है। और जब जीव द्रव्य जहरीला हो जाएगा तो वह जब जाता है मीजोफिल सेल्स में, तो मीजोफिल सेल्स भी नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से पत्तियों का रंग देखते हो, जब पत्तियां बिना मतलब के सूख जाती हैं। एक तो होता है कि मार्च में पत्तियां सूखती हैं, लेकिन ऐसे बिना मतलब की पत्तियां जब सूख जाए, ऐसे एक पूरे पेड़ की पत्तियां सूख के गिर जाए, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। यह करता क्या है ना, ये सल्फाइड और बिसल्फाइड बना देता है पत्तियों के अंदर जाने के बाद। क्वेश्चन ये बनता है पत्तियों के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म बनाता है, तो यह सल्फाइड और बिसल्फाइड बनाता है, बाइसल्फाइड। तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड एक विषैली जहरीली गैस है और इस तरह से ये पौधे को नुकसान पहुंचा देती है। ठीक है, दूसरा देखो कि जब चिमनियों से निकला और कोयले से निकला और कहाँ से निकला, ईंट भट्ठों से निकला। ठीक है, इन भट्टियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, यह ऊपर गया, जल के साथ मिला, मतलब वाष्प के साथ मिला। ठीक, और जब आगे बढ़ा, बारिश आई, तो बारिश आने के बाद इसने क्या किया, जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड ने क्या किया, HNO3 बना लिया। ठीक, और इस तरह से यह आ गया फिर से कहीं बारिश के साथ। और जो बारिश के साथ आया तो जो बारिश हो गई वो एसिडिक हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो बारिश के साथ जब आई तो एसिड के फॉर्म में। ये बारिश कौन सी थी, एसिड वाली बारिश। और ये जो एसिड वाली बारिश आई तो जहां भी गिरी वहां पर इसने ऊपर की जो परत थी उसे नष्ट कर दिया। किसी भी चीज की ऊपर की जो परत होती है नष्ट कर दिया इसने। अगर किसी की स्किन पर गिर गई तो स्किन को जला दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। जब बरसात आई ना, तो कभी भी पहली वाली बारिश जो होती है उसमें नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि वह हमारी स्किन के लिए बहुत खतरनाक होती है। बालों का झड़ना, स्किन पर दाग धब्बे हो जाना या खुजली होना, जलन होना, बहुत कुछ हो सकता है इनकी वजह से। एसिड रेन कहते हैं इसको। क्वेश्चन पूछता भी है एसिड रेन में कौन सी दो गैसें होती हैं, तो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि एसिड रेन में सबसे मुख्य गैस कौन सी होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। एसिड रेन में क्या बनता है, तो H2SO4 और HNO3 बनता है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल पर एसिड रेन का असर क्यों है, तो ताजमहल पर एसिड रेन का क्या असर है, तो इसने उसके जो ऊपरी परत है उसको खराब कर दिया है और ताजमहल पीले रंग का दिखाई देता है। जो ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है वह पीले रंग का दिखाई देता है। और यह एसिड यहाँ पर बन के आता कहाँ से है, तो मथुरा, आगरा, कानपुर, ये सभी एक पास के शहर है ना। तो आगरा और मथुरा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज यहीं पर हैं। और तेल शोधन फैक्ट्री तो सबसे ज्यादा तेल शोधन कारखाने कहाँ पे हैं, मथुरा में हैं। तो ये मथुरा की जो फैक्ट्रीज हैं वहां से बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और यह जब जाता है आसमान में, मतलब कि हमारे क्षोभ मंडल में जाता है, तो वहां पर बनते हैं बादल। और बादल क्या करते हैं, जब आगे जाते हैं हवा के द्वारा दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पर बारिश करते हैं। जब बारिश करते हैं तो उस बारिश में यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर बना चुका है सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3। और वही जब नीचे आता है तो वह एसिड बन के पानी के साथ, पानी वाला मतलब एसिड रेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब सल्फर डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या नुकसान करता है, तो देखो ये हमारे हार्ट पर भी असर करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी असर करता है। करता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हम सल्फर डाइऑक्साइड भी ले जाते हैं। और जब सल्फर ऑक्साइड हमारे साथ जाता है, फेफड़े में जाता है, तो ऑक्सीजन के सिवा कुछ भी और फेफड़े में जाएगा, कुछ भी और जाएगा तो फेफड़े में कफ बनता है, श्लेष्मा बनता है। ठीक, वो श्लेष्मा बाद में, जैसे कि कभी होता है ना कि हमें खांसी होती है तो क्या निकलता है, कफ निकलता है ना। जब हम खांसी ज्यादा आती है तो बाद में कफ निकलने लगता है ना। तो कफ क्यों बनता है, वह हमारे श्लेष्मा में बनता है। वह इसलिए बनता है कि जो भी प्रदूषक तत्व तो हमारे फेफड़े में गए हैं उनको वह बाइंड करके बाहर निकाल देता है। जो फेफड़े के जितने भी प्रदूषित तत्व हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन ये भी देखते हो कि जब हम खांसते हैं तो क्या होता है, हमारी सांस फूलने लगती है। क्यों, क्योंकि हम सांस ले नहीं पाते। सांस क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय पूरा श्लेष्मा भरा हुआ होता है हमारे श्वास नली में। और जो हमारे एल्वोलाई हैं, जो
फुफ्फुस कोशिकाएं हैं जो फेफड़े की, वे पूरी तरह से फूल नहीं पाती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पूरी तरह से फूलती नहीं है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड लगातार हम लेते रहते हैं तो श्लेष्मा उतना ही ज़्यादा बनता है, और उतना ज़्यादा बनने के बाद यह जब हम बाहर निकलता है तो हमारी जो फुफ्फुस कोशिकाएं हैं उनको वह छोटा कर देता है, ठीक, उनमें संक्रमण पैदा कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और धीरे धीरे अस्थमा हो जाता है। ठीक, तो समझ में आया कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। अब उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें अगर, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है कि देखो यह जाता कहाँ से है, यहाँ पर देखो। अच्छा, नाइट्रोजन की वजह से एसिडिफिकेशन होता है। ये तो मैंने आपको जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था और नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में धरती में नाइट्रोजन हो जाए तो क्या हो जाता है, वो एसिडिफिकेशन होता है। ठीक, देखो जो भी हमारी पृथ्वी पर जैसे कल कारखाने हुए, ठीक है, और एसिड रेन अभी पिछला बताया था कि एसिड रेन आया, पानी में गया, मिट्टी में गया, तो जब पानी में जाएगा वह तो फिर से वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वह पानी एसिड रेन वाला पानी ऊपर जा रहा है, और इसके साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज का धुआं है वो भी ऊपर जा रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियां जो हैं उनसे भी धुआं जो निकल रहा है ऊपर जा रहा है, और इसके साथ ही बायोमास की जो बर्निंग हो रही है, पेड़ पौधों का जलना वगैरह, तो उससे भी तो सब ऊपर जा रहा है ना धुआं। तो ये धुआं गया, ठीक, और धुएं में कण थे और एक कण मिल गए, यही जो पानी गया ऊपर, इसमें भी एसिड था, ये सब मिले और क्या बनाए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ढेर सारे अलग अलग तरह के इन्होंने बनाए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद यह गया क्षोभ मंडल में और ऊपर 7 से 8 किलोमीटर ऊपर तक अगर ये पहुंच गया, वहां पर ये क्या किया, अगर इसने क्षोभ मंडल को पार कर लिया तो ओजोन में जाएगा, ओजोन लेयर को यह क्या करेगा, पतला कर देता है, डिप्लीट करता है। और अगर वहां तक ये नहीं गया, ठीक, नीचे ही रह गया, तो यह क्या करेगा, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, जो बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक, और अगर लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर ये रहता है काफी ज्यादा, ठीक, तो यहाँ पर जैसे इसने ओजोन का डिप्लीशन किया, समताप मंडल में गया, तो अगर क्षोभ मंडल में नीचे ही रह गया तो ऑक्सीजन के साथ इसने क्रिया किया और यहाँ पर इसने ओजोन बना लिया, नीचे रहा तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन बना लिया। कुछ और गैसें हैं उनके साथ क्रिया करके इसने पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बना लिया, और ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। फिर एक बाद में जब नीचे आती हैं तो फिर हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसका पड़ा, तापमान में वृद्धि हुई ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हुआ है। तो इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें नुकसान पहुंचाता है। तो क्वेश्चन नाइट्रोजन ऑक्साइड से ये बनता है कि पैन का निर्माण किससे होता है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण किससे होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। और ओजोन का निर्माण किससे होता है, जो बैड ओजोन है, बैड ओजोन का निर्माण किससे होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। ठीक है, ऐसे ही यह जब हमारे इसमें आता है, हमारे हम सांस के द्वारा जब इसे लेते हैं तो यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो फेफड़े श्वास नली है, उसको ये डैमेज कर देता है। ठीक है, वहां पर बर्निंग होने लगती है, और उस क्या होती है ना, फिर वहाँ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो छोटी छोटी एल्वोलाई हैं, वे एल्वोलाई जाम हो जाती है, मतलब ऐसा कहें कि वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, और इस तरह से हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत छोटी, तो इनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कोयला नेचुरल रिसोर्सेज है, इनकी वजह से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह बनाता है स्मॉग। ये तीनों ही है ना, प्राथमिक प्रदूषक, ये तीनों ही बनाते हैं स्मॉग। सबसे ज्यादा बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह स्मोक के साथ जब फॉग मिलता है तो स्मॉग हो जाता है। एक चीज यार, बार बार स्मोक और फॉग को जोड़ के स्मॉग बना रही हूँ, इसकी वजह यही है क्योंकि इतनी बड़ी क्वेश्चन पूछा, मैंने कई पेपर देखे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ठंडी की रातों में कभी भी
कोयले वाली अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। इसे क्या होगा, अगर कोयले वाली अंगीठी जलाकर आप सोएंगे तो जो धुआं निकलेगा तो उस धुएं में होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बीमार डाल सकता है, या दम घुटने से मौत भी हो सकती है। मौत क्यों हो सकती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से जो जुड़ने का इसका काम है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, कैरी करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को। कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना ज्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकता है। मतलब ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम नहीं कर पाता, मतलब ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। तो हमारी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे वहां पड़ा जाएगा, और ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया, तो उससे बन जाता है एनेक्जुमिया और घुटन होने लगती है। जैसे कभी ऐसे जगहों पे जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन आपको क्लियर नहीं मिली है, प्रदूषण वाली जगहों चले जाओ, क्या होता है, घुटन होती है आपको, वहाँ बहुत चीजें घुटने लगता है, ऐसा लगता है यहाँ से कब हम बाहर निकले। वह घुटन नीचे की वजह होती है, जैसे सांस लिए, सांस के साथ करें कार्बन मोनोऑक्साइड और फेफड़े में जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो वहीं से तो मतलब ऑक्सीजन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड जाए, वहीं से तो ब्लड के साथ मिलकर आगे बढ़ता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़े गया, वहां से वो ब्लड वेसल के साथ ब्लड में गया, और जब ब्लड में गया तो वहां का जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो पकड़ नहीं पाएगा, कैच नहीं कर पा रहा। तो अगर अंदर वाला कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, बाहर से ऑक्सीजन मिला नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गया ही, तो इतना सारा विषैले पदार्थ हमारे अंदर जाएंगे तो क्या होगा, घुटन होगा ना। ऑक्सीजन को तो हम जी भी नहीं सकते। या कुछ बीमारियां जो विभिन्न तत्वों की वजह से होती हैं। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कौन किसको असर डालता है। जैसे कि हम बात करें लेड की, लेड वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, और यह हमारे त्वचा तंत्र को प्रभावित करता है। कैडमियम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि फेफड़े को खिलाते हैं, और चारे वाले पौधे होते हैं, उन पौधों के लिए आर्सेनिक बहुत खतरनाक होता है, उन पौधों को विषैला बना देता है। तो वह पौधे ज्यादा मात्रा में मतलब कोई जानवर खा ले तो उस जानवर की मौत हो जाती है। कम मात्रा में खाए तो उसके दूध विषैला हो जाता है, और वही दूध जब आदमी लेता है तो आदमी भी बीमार हो सकता है, और कई बार तो आर्सेनिक की वजह से तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से खराब हो जाता है, और आदमी पागल भी हो सकता है इसी वजह से। ठीक, अब बात करें फ्लोराइड की, तो जो फ्लोराइड जाते हैं उनकी वजह से क्लोरोसिस और नेक्रोसिस नाम की बीमारियां हो जाती हैं। और आयरन और स्टील का मतलब यह है कि जो आयरन वाले कोर होते हैं ना, जहाँ से लोहा निकाला जाता है, उसमें जो मजदूर काम करते हैं, तो वहां पर अगर बालू ही मिल जाए, ठीक, लोहे के अवशेष ही और बालू के भी अवशेष मिल जाए, तो साइटोसिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक, ऐसे जो कोयले के खदान है वहां पर कोयले से धूल निकलती है, उसकी वजह से एंथ्रेकोसिस होता है। और जो ये होता है गन्ने के खेत होते हैं, बड़े बड़े जो बड़े गन्ने के खेत होते हैं, गन्ने जो हवा चलती है ना, गन्ने के आसपास होकर हवा चलती है, उसे निकल फाइबर डस्ट। कभी गन्ने की पत्तियों को टच करो तो वो बड़ी खुरदुरी से पत्तियां होती हैं, और हाथों को अगर उसके छुओ तो हाथों में खुजली से होने लगेगी। कभी अगर गन्ने का पत्ता टच हो जाए ना तो शरीर में खुजली होने लगेगी। तो यह जो डस्ट उससे निकलती है उसे बैगेसोसिस होता है। बैगेसोसिस मतलब शरीर में खुजली वगैरह इचिंग वगैरह होने लगती है, और इन्फ्लेमेशन भी होता है। इसी तरह कॉटन का जो डस्ट होता है, कॉटन का डस्ट से बाइसिनोसिस होता है। ठीक, ऐसे इनका नाम भी ऐसे ही यार, बस नाम पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इसमें ज्यादा हिंदी वैसे इसकी पूछा नहीं है। टोबैको से डस्ट से क्या होता है, टोबैकोसिस होती है। टोबैको से जानते हो ना, टोबैको क्या होता है, हमारे फेफड़े को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। सांस ही लेने में दिक्कत, तो अगर फेफड़े को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो क्या करेगा, जो उसके छोटे छोटे एल्वोलाई हैं उनको खत्म करेगा, या फिर पॉइजन भरेगा या श्लेष्मा भर देगा। और श्लेष्मा भरेगा तो क्या होगा कि बार बार खांसी आएगी, खांसी के बाद अस्थमा हो जाएगा। और अगर श्लेष्मा न भरे, उसने उसको ही खत्म कर दिया, तो हमारे एल्वोलाई कम हो जाएंगी, और फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर उसके बाद हमारा दम फूलने लगेगा, मौत जैसी स्थिति हो जाती है। ओजोन भी हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है, जो बैड ओजोन होता है। ओजोन क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, और पेड़ पौधों की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होने देता है, पर ऑक्सी एसिड नाइट्रेट यह फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होने देता है। इन सब की जानकारी के लिए बनाया गया एक संस्थान, कि हमारे वायुमंडल में जो प्रदूषण है, इन प्रदूषण को जानने के लिए एक संस्थान बन गया कि इन पर अनुसंधान हो सके और पता चल सके कि कितने
जो कौन से कण हैं, कितने बड़े कण, कौन से छोटे कण हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनके लिए एक संस्था की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर पता लगाया जाता है सभी चीजों के बारे में कि हमारे वातावरण में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी मात्रा कितनी है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देख लेते हैं। देखो एक और है, जब बहुत ज्यादा ये बढ़ने लगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और तथा अनुसंधान प्रणाली का स्थापना किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सफर, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसकी स्थापना की गई थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कहने पर। किसके स्थाने पर? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहने पर 2010 में की गई। इससे क्वेश्चन यही पूछा है अब तक मैंने देखा कि फुल फॉर्म दे, सफर का फुल फॉर्म क्या है, ये अब तक पूछा है। ठीक, यह क्या कहता है कि महानगरों में, भारत के महानगरों में प्रदूषण के स्तर को और वायु की गुणवत्ता को मापने का काम करता है। इसे 3 संस्थाओं के सहयोग से बनाया गया। पहले भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, दूसरा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ठीक, इसी की वजह से हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बार दिल्ली में गर्मी ऐसी होगी, इस बार दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा, और इस बार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कैसा रहेगा, और कल अगले आने वाले दिन में धूल छाई रहेगी या फिर मौसम साफ दिखाई देगा, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ये सब यहाँ पता चल पाता है। ठीक, और इसका अभी जो संचालन है वह करता है भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक, जिसकी वजह से बनाया गया 3 जो संस्थान है जिनकी वजह से बनाया गया, जिनके सहयोग से, उनमें से एक सहयोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसका संचालन करता है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध करना और वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम चलाना। ठीक है, और प्रदूषण का नियंत्रण करना। दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको बनाया गया था जल प्रदूषण के लिए 1974 में। जब इसका निर्माण किया गया तो इसलिए किया गया कि जो जल प्रदूषण हो रहा है, देखो वायु प्रदूषण की बात हम बहुत बाद में सोची थी, पर हमने जल प्रदूषण को देखा था, वायु प्रदूषण दिखाई नहीं देता था, पता नहीं चलता था, तो बहुत बाद में देखा हमने। तो पहले हमने जल प्रदूषण पे ही काम किया। तो 1974 में बनाया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिर्फ जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए। लेकिन 1981 में इसे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की भी शक्तियां दे दी गई। ठीक, अभी यह बोर्ड क्या करता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी सुविधाएं देता है, और इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग अभी काम क्या करता है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को मतलब खत्म करने का काम, इसके निवारण करने का काम और नियंत्रण करने का काम यह कर रहा है। तो कब कर रहा है? अगर ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का जिम्मा कब दिया गया? 1981 में दिया गया, और इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई थी। भारत सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, सबसे बड़ा, यह 2018 में था, और दूसरे नंबर पे है रसिया। अच्छा, रसिया में कम हो रहा है और भारत में बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद 2020 में भी आया था, 2020 में तो पैंडेमिक तो आया कोविड-19, उसकी वजह से काफी राहत मिल गई, प्रदूषण, सारी गाड़ी चलनी बंद हो गई। तो अगर पैंडेमिक का कोई फायदा हुआ तो यही हुआ कि हमें ये पता चल गया कि आगे चल के हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम लग जाए तो वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा पता चला था। क्योंकि दिल्ली का वातावरण बिल्कुल साफ हो गया था, सड़कों पे कोई निकल नहीं सकता था, इसलिए। अब बात करेंगे ओजोन लेयर की। तो देखो अभी तक बार बार कह रहे थे ना, गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है वह गुड ओजोन होती है, वह पराबैंगनी से हमें बचाने का काम करती है। और जो ट्रोपोस्फीयर में स्मोक की वजह से बनता है, फॉग और स्मोक की वजह से जो बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से बनता है, वह जो ओजोन होता है वो बैड ओजोन होता है। ठीक है, अब बात करें अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, तो देखो ओजोन को पतला, हम सब जानते हैं ना कि ओजोन की परत क्या लगातार पतली होती जा रही है। पता है, एक मतलब बहुत ही अजीब वाकया है कि जब जिस वैज्ञानिक ने बताया ओजोन परत में छेद हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उस समय किसी औद्योगिक जो इकाइयां थी वहां के मालिकों ने इसे माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि आप उन चीजों को बंद कर दो, उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करो, नहीं तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो लोगों ने नहीं माना इसको। लेकिन बाद में जब देखा गया आर्कटिक में देखा गया ऊपर ओजोन में काफी बड़ा छेद हो गया है, तो फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि सच में छेद हुआ, अब तो बंद कर दो। तो धीरे धीरे जबरदस्ती जब बंद करवाया गया, सभी गवर्नमेंट एक साथ आई और उन्होंने बंद करवाया, तो बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद हो गया। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद होने के बाद आ गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह जुड़ तो नहीं पाता, मतलब ओजोन से जुड़ नहीं पाता, लेकिन टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करा था, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा। तो फिर कहा कि नहीं, अब हमें ये भी चाहिए। तो फिर इसकी जगह पे आया
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया। अब वो चल रहा है, लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि 2040 तक उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो तीसरी चीज आपको याद होगी कि ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कर रहा है। इसका हैलोजन्स जो भी है, मेथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन है, टेट्राक्लोराइड है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये सबके सब ओजोन को खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ओजोन की परत की खोज 1913 में की थी फैब्रिचस और हेनरी बुसोन ने। ठीक है, इन्होंने खोज की थी ओजोन की परत की। ओजोन को नुकसान कर पहुंचा तो एक गाड़ियों से धुआं जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जा रहे हैं यहाँ से, वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ से जा रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जा रहा है, ये सब मिला के बेड ओजोन का निर्माण करते हैं। और बेड ओजोन का निर्माण से होता है, सनलाइट काफी ज्यादा, हीट काफी ज्यादा है, तो इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा और ऑक्साइड के साथ मिला है और बन लेता है ओजोन। अच्छा, आपको एक बात और बताओ, ये क्लोरीन का जो अणु है ना, यहाँ पर देखो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसमें क्लोरीन था, फ्लोरीन था और कार्बन था। एक क्लोरीन का अणु 1 लाख ओजोन के अणु को नष्ट कर सकता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हमने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वातावरण में जो क्लोरीन है उसका एक मॉलिक्यूल जब खत्म नहीं होगा तब तक हमारी पृथ्वी को उससे खतरा है, हमारी ओजोन परत को उससे खतरा है, क्योंकि एक अणु 1 लाख अणुओं को खत्म कर रहा है। बहुत तनाव है। अब देखो, इसीलिए ओजोन को बचाने के लिए वियना कन्वेंशन होता है। ये पेज तो भाई घोल के पिया ना, 2-3 टॉपिक हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। एक वियना कन्वेंशन है, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तीसरा है किगाली अमेंडमेंट। बस इतनी चीजें याद कर लो। वियना कन्वेंशन 1985 में किया गया था। इसमें क्या किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुआ इसलिए क्योंकि सभी देश मिलकर और काम करें ओजोन की परत को बचाने के लिए। ठीक, ओजोन की परत बचाने के लिए सभी देश कैसे काम करेंगे? सभी देशों को कहा गया आप सभी मिलकर एक पेपर पर साइन करो कि आप जो भी ओजोन को खत्म करने वाले पदार्थ हैं उनका निर्माण आप कम करो। ठीक है, 99% तक उनका निर्माण कम करोगे। तो यहाँ पर सभी गवर्नमेंट गए थे, साइंटिस्ट गए थे, इंडस्ट्रीज के जो मालिक थे सब गए थे। तो कहा गया कि आप सब एक साथ मिलो और एक काम करो कि जितना भी ऐसे पदार्थ है जो हमारे ओजोन को नष्ट कर रहे हैं उसको आप बंद करो। ठीक है, तो ये जो बात कही गई वियना कन्वेंशन 1985 में, उसी को कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, 1985 में, ध्यान रखना 1985 में। उसके बाद 1987 में सभी लोगों ने उस पर साइन कर दिए। ठीक है भाई, जाहिर सी बात, ओजोन से नुकसान होगा, सबका होगा, पूरे देश का होगा, हर एक देश का होगा। तो 1987 में सबने मिलकर उस पर साइन कर दिया। और ये साइन पता है किस डेट को क्या था? 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हो गया। इसीलिए 16 सितंबर 1984 को कहा गया कि अब हम इस डेट को, हमें इम्पोर्टेंट डे है भाई। 1987 में इसी दिन तो हमने ओजोन लेयर को बचाने के लिए कसम खाई थी, तो हमने कसम खाई है, तो यह दिन हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट। तो 1994 में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, पहली बार मनाया कब? 1984 में। 1984 को शुरू किया गया। अब जो क्वेश्चन बनता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है करंट अफेयर्स में कि इस साल का ओजोन का थीम क्या था। तो अभी 2020 का हम जानेंगे, क्योंकि 2021 का अभी आया नहीं कोई थीम। तो 2020 का 16 सितंबर 2020 का जो थीम था वह था ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 35 साल पूरे हो गए थे ना ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने की बात वियना कन्वेंशन में जब हुई थी, तो 1950 में हो गए, तो 2020 में 35 साल इसके पूरे हो गए। ठीक, तो यह पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल